तलबा अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता क्लास में हमने तरक्की के तसव्वुरात के बारे में जानकारी हासिल की। अब उस सबक को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट बी या हिस्सा बी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं को देखा था, जिसमें देखने की कोशिश की गई थी कि तरक्की किसकी और तरक्की का पैमाना क्या है, जिसमें हमने कहा था कि औसत फीकस आमदनी तरक्की की पैमाना मुकम्मल तरीके से नहीं है जितना होना चाहिए था। वो कैसे, तरक्की के मुख्तलिफ पहलू क्या क्या हैं, उसको आज हम अपनी क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं आमदनी और उसके दूसरे पहलू। तरक्की में क्या है, आमदनी भी है लेकिन उसके अलावा दूसरे पहलू भी शामिल हैं जो फिकस आमदनी के अलावा तरक्की की अलामत को जाहिर करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी अलामतें हैं? सबसे पहले है अतफाल में अमवात की शरह। अतफाल यानी जो पैदाइशी बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम हो, पैदाइश के दौरान जो बच्चे हैं उनकी शरह कितनी है? सालाना जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हमने नापने की कोशिश भी की। हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे सही सलामत है, कितने बच्चों की अमवात हो रही है पैदाइश के दौरान। क्यों हो रही है अमवात? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है। खैर तिब्बी सहूलतें अच्छी नहीं हैं, दवाखानों की सहूलतें, या हमलो नकल के ज़राए का हमलो नकल का जो है ना मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं, या हो सकता है जो ग़िज़ा है जो माँ को दी जाती है, ग़िज़ा जो हमल के दौरान उनको ग़िज़ा लेनी चाहिए वो ग़िज़ा मुतवाज़िन ग़िज़ा ना हो, जिनकी वजह से भी ये तमाम मसाइल हो सकते हैं। अगर ये इसमें अतफाल की शरह अमवात में कमी है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ है। देखने के लिए छोटी बात है लेकिन बहुत अहम है। उसके बाद दूसरी चीज़ है शरह ख़वानदगी। ये तो कॉमन पहलू है, आम जो है ना पहलू समझा जाता है कि शरह ख़वानदगी, जिस मुल्क की भी शरह ख़वानदगी ज़्यादा है वो मुल्क तरक्की याफ्ता कहला सकता है या तरक्की की तरफ हो सकता है। शरह ख़वानदगी एक अहम पहलू है किसी भी मुल्क की तरक्की को नापने का। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मुतवक्के अरसे हयात। हाँ, ये एक अहम चीज़ है। मुतवक्के अरसे हयात क्या है? मुतवक्के अरसे हयात से मुराद एक आदमी अपनी मुकम्मल उम्र कितने सालों तक जी रहा है, क्या उसकी औसत जो है ना उसकी उम्र कितनी है? 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है, कितनी है? अब अगर समझिए 60 साल है तो इसका मतलब उसकी सेहत उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो ज़्यादा उम्र तक नहीं जी पा रहा है। अगर जिसकी उम्र 70 साल है तो अच्छी, शायद हो सकता है उसकी सेहत अच्छी है जिसकी वजह से थोड़ी दिन ज़्यादा जी रहा है। 80 साल है तो उसकी सेहत और अच्छी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक जी रहा है। अब सेहत अच्छी है तो क्यों है, क्या वजह है जिसकी वजह से सेहत जो है ना अच्छी हो सकती है, या सेहत का क्या चीज़ें असरअंदाज होती है? उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा। अगर कोई शख्स या कोई भी फ़र्द अपनी जो है ना ज़िंदगी में अच्छी ग़िज़ा खा रहा है, अच्छी ग़िज़ा ले रहा है तो इसका मतलब उसकी अरसे हयात भी अच्छी होती है, उसकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो दीगर बीमारियों से अच्छी तरह से लड़ सकता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। तो लिहाजा ये हुकूमत ये जो है ना सहूलतें होना ज़रूरी है। अगर हुकूमत तमाम सहूलतें दे, अच्छी ग़िज़ा की फराहमी हो और जो अफराद हो वो भी अगर अच्छी खासी माशी हैसियत रखते हो तो अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, तो इसका मतलब उनकी ऑटोमेटिकली सेहत अच्छी होगी तो उनकी हयात भी अच्छी होगी। ये भी एक अहम पैमाना है तरक्की के लिए। चौथा, अब ये जो शामिल किया गया ये भी बहुत अहम पैमाना है आज के दौर जदीद के हिसाब से। ये अहम पैमाना है मदरसे में दाखिले की शर्त। कितने बच्चे तलबा मदरसे में दाखिला ले रहे हैं, खालिस हाज़िरी कितनी है और वो अटेंड कितने हो रहे हैं। यानी तक समझिए आप एक पंजुम जमात है जिसमें जो है ना एक 50 तलबा हैं, 50 तलबा में से रोज़ाना कितने तलबा हाजिर हो रहे हैं? रोज़ाना 50 के 50 हाजिर हो रहे हैं या 40 हो रहे हैं या 35 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? उसकी फ़ीसद कितना है? अगर ज़्यादा तलबा जो है ना हाजिरी में शामिल है तो इसका मतलब ये है कि जो है ना वहाँ के जो है ना माँ बाप उनके बच्चों को जो है ना तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वहाँ कोई गरीबी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेज रहे हैं। अगर बच्चे स्कूल जो है ना कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद, अगर बच्चा स्कूल को नहीं आ रहा तो कहाँ जा रहा, तो उसका मतलब वो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा तो चाइल्ड लेबर क्यों कर रहा? क्योंकि सही आमदनी नहीं है, माँ बाप की जो है ना क्या कहते हैं माशी हालत बेहतर नहीं है, गरीबी है, लिहाजा बच्चा चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहा है। तो खालिस हाज़िरी या खालिस जो मदरसे की शरह है ये तय करती है कि किसी भी मुल्क में या किसी भी जो है ना इलाके में तरक्की है या नहीं है। अगर बच्चे अच्छी तरीके से जा रहे हैं स्कूल को, ज़्यादा परसेंटेज के बच्चे स्कूल को हासिल हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर खुशहाली है, तरक्की है।
تو یہ اہم پہلو ہیں جس کو ہم ترقی میں شامل کرتے ہیں. صرف آمدنی نہیں، آمدنی بھی ایک پہلو ہے، ایسا نہیں ہے کہ آمدنی پہلو نہیں، بالکل آمدنی بھی ایک پہلو ہے، آمدنی بھی ایک اہم پہلو ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ دیگر پہلو بھی بہت اہم ضروری ہیں. اگر ان کو ہم نہیں دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ ملک ترقی یافتہ ہے یا ترقی پذیر ہے یا کس طرح ہے. اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں، آمدنی اور مختلف پہلو. یہاں ہمارے پاس ہمارے ملک میں 3 ریاستوں کو ہم نے ہماری درسی کتاب میں لیا گیا ہے. 3 ریاستیں کون سی کون سی ہیں؟ ہریانہ ہے، ہماچل پردیش ہے، بہار ہے. ان کی فی کس آمدنی کتنی ہے؟ دیکھیے ہوئی ہریانہ کی فی کس آمدنی 1,80,000 ہے، جبکہ ہماچل پردیش کی آمدنی فی کس آمدنی 2011-12 کے مطابق 1,50,000 ہے، اور جبکہ بہار کی فی کس آمدنی تقریباً 35,000 ہے. تو اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ ہریانہ میں فی کس آمدنی اچھی ہے، یعنی ہریانہ جو ہے نا ترقی یافتہ ریاست ہے، اس کے بعد ہماچل پردیش ہے، اور بہار غیر ترقی یافتہ ریاست ہے. یہ ہمیں فی کس آمدنی سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر ہم یہ پہلوؤں پہ نظر ڈالیں، اطفال کے اموات کی شرح خواندگی، اور جو ہے نا متوقع عرصہ حیات، اور جو ہے نا حاضری کا فیصد دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں اس میں ترقی یافتہ ریاست کون سی ہے اور پیچھے کون ہے. اب دیکھیے ہریانہ میں اطفال کی اموات کی شرح کتنی ہے؟ ہر 1000 بچوں میں 33 بچے مر رہے ہیں. ہر 1000 بچے جو 1 سال کے اندر پیدائش کے بعد 1 سال کے اندر کے جو بچے ہیں وہ 1000 بچوں میں سے 33 بچوں کا انتقال ہو جا رہا ہے، ان کا جو ہے نا یہ اموات ہو رہی ہے، تو زیادہ ہے. اب اس کے بعد ہم ہماچل پردیش میں دیکھیں تو 25 بچے ہیں 1000 میں سے 25، یعنی کم ہیں، یا 33 ہے یا 25 ہے. بہار میں دیکھیں تو 38 ہے، یا تھوڑا زیادہ ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ سہولیت کہاں پر طبی سہولیت اچھی ہے، کہاں پر غذا کی فراہمی اچھی ہے؟ ہماچل پردیش میں. شرح خواندگی دیکھیے، شرح خواندگی ہریانہ میں 77% ہے، جبکہ ہماچل پردیش میں 84% ہے، اور بہار میں 64% ہے. تو یہاں پر شرح خواندگی بھی ہماچل پردیش ہے. پھر ثانوی سطح پر خالص داخلہ، پرائمری لیول پہ نہیں بلکہ ہم ہائی کلاس یعنی کیا کہتے ہیں ہائی اسکول کے لیول پہ دیکھیں گے تو کتنے بچے داخلہ لے رہے ہیں ہر 100 بچوں میں سے؟ تو ہر 100 بچوں میں سے ہریانہ میں 61 بچے لے رہے ہیں، جبکہ ہماچل پردیش میں 67 طلبہ جو ہے نا داخلہ لے رہے ہیں، جبکہ بہار میں 43 بچے ہی داخلہ لے رہے ہیں. 50% سے کم آبادی ثانوی سطح تک بھی نہیں پہنچی تعلیم، پرائمری لیول پہ ہی وہ ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں. تو اس ان پہلوؤں کے زیر نظر دیکھا جائے تو کون سی ریاست ترقی یافتہ نظر آئیں گی آپ کو؟ ہریانہ، ہماچل پردیش یا بہار؟ ظاہر سی بات ہے ہماچل پردیش، کیونکہ یہاں شرح اموات کم ہے، شرح خواندگی زیادہ ہے، بچوں کا داخلہ کا فیصد بھی زیادہ ہے. اس سے یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ جو ہے نا صرف آمدنی سے ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کوئی بھی ریاست ترقی یافتہ ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں دیکھنے پر ہمیں سمجھ میں آتا کلیئرلی کہ کہاں پر تمام سہولتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ترقی ہے. عوامی سہولیات کا بھی ہونا ضروری ہے، تبھی جو ہے نا وہ ریاست وہ مقام ترقی یافتہ ہو سکتا ہے. عوامی سہولیات کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں آتا ہے پی ڈی ایس. پی ڈی ایس کیسے کہتے ہیں؟ پبلک ڈسٹریبیوشن اسکیم، یعنی عوامی تقسیمی نظام. اگر عوامی تقسیمی نظام کو بہتر طریقے سے روب عمل لایا جائے، اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے بچوں. عوامی تقسیمی نظام کیا ہے؟ راشن، جو بھی بنیادی راشن ہوتا ہے وہ غریب جو خط غربت سے نیچے جو فیملیز ہیں، جو خط غربت سے نیچے گزارنے والے جو خاندان ہیں، ان تک راشن کو پہنچانا. اگر نہیں پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے تعلیم کی طرف صحت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، وہ لوگ اپنی کمائی کے لیے کدھر نہ کدھر بھٹکیں گے. تو حکومت کا اہم رول یہ ہے کہ وہ جو ہے نا عوامی تقسیمی نظام کو بہتر بنائیں تاکہ وہ جو ہے نا نظام کے تحت غریب تک جو ہے نا وہ راشن پہنچے جو حکومت تعین کرتی ہے. دوسری اہم چیز ہے حکومت کی توجہ میں جو ہے وہ ہے تعلیم. تعلیم پر حکومت کی توجہ بہتر ہونی چاہیے. مدارس کو قائم کرنا ہے، حکومتی مدارس کو قائم کرنا ہے، اور وہاں پر بچوں کے حاضری فیصد کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بچوں روزانہ کیا کرنا ہے؟ کئی بچے طلبا جو ہے نا غریب ہیں، وہ جو ہے نا صبح ناشتہ کرتے بھی نہیں آتے، تو وہاں پر پی ڈی اے کیا کہتے ہیں مڈ ڈے میل MDM کا نظام رکھنا تاکہ وہ تقریباً اسکول میں آ کر تو بھی دوپہر کا کھانا کھا لے. زہرانے کا اگر نظام رکھیں گے، مڈ ڈے میلس کا نظام رکھیں گے تو حاضری کا جو فیصد ہے وہ بڑھے گا. تو یہ تمام کوششیں کون کرنا ہے؟ ایک فرد کی بات نہیں، یہ حکومت کی جانب سے بھی ہونا ضروری ہے. ایک تو عوام کی جانب سے بھی اپنا کوشش ہو، اس کے بعد حکومت کی جانب سے بھی اپنی کوشش ہو، تبھی کوئی علاقہ ترقی کر سکتا ہے، نہیں تو ترقی نہیں کر سکتا. ترقی کے لیے تمام چیزوں کا ہونا، آپسی باہمی تعلق ہونا بہت ضروری ہے. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ہندوستان کا کیا رول ہے، ہمارے ہندوستان کون سے مقام پہ ہے، ہمارے ہندوستان کا درجہ کیا ہے. اب دیکھیے ایک
दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए एक इंसानी तरक्की आशारिया रखा गया है। इंसानी तरक्की आशारिया एक जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसमें इन पहलुओं पर मद्देनजर रखते हुए मुल्क की जो तरक्की को रैंक दिया जाता है कि कौन सा मुल्क कौन से मुकाम पर है। क्या है वो पहलू? सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि अतफाल की अमवात की शरह, शरह खमानदगी और हाजिरी का शरह, ये क्या कहेंगे, हाजिरी का फीसद दाखिला स्कूल में दाखिला। तो इनको देखते हुए हमारे दुनिया में जो है ना, पूरी दुनिया के ममालिक को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक जो भी है ना, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और क्या है नेपाल, ये जो हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क है वो किस मुकाम पर पहुंचे हैं, उनका क्या रोल है, वहाँ पर तरक्की कैसी है। तो उसको अगर देखेंगे हम तो सबसे पहले श्रीलंका की देखेंगे। श्रीलंका की फीका सामग्री बेहतरीन है, $11,326 है। हमने कल कहा था कि अगर कोई भी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी भी मुल्क की फीका सालाना आमदनी $11,056 अगर है, $56 है, $11,056 या $55 है, तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। तो यहाँ पर करीब है, तरक्की याफ्ता ममालिक के करीब में है श्रीलंका, क्योंकि इसकी फीका आमदनी $11,326 है। हम फीका आमदनी किस में बात कर रहे हैं? डॉलर में बात कर रहे हैं, अमेरिकी डॉलर में इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मुतवक्किल हयात देखिए यहाँ कितनी है, मुतवक्किल हयात किसी भी मुल्क की मुतवक्किल हयात, श्रीलंका की मुतवक्किल जो हयात है, अर्से हयात है 75.5 साल। एक मुल्क, एक आदमी की जो एवरेज उसकी जो उम्र है, वो एवरेज जो उम्र है उसकी औसत उम्र कितनी है? तकरीबन 75.5 साल है, यानी 75 साल तक आराम से एक आदमी जी सकता है। इसका मतलब है वहाँ बेहतर सहूलियात है, ग़िज़ा अच्छी है, तिब्बी सहूलियात हैं, जिसकी वजह से उसकी उम्र अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तालीमी सालों का औसत, अब ये क्या है तालीमी सालों का औसत? यहाँ पर 25 साल जो भी नौजवान है जो 25 साल की उम्र पार कर चुका है, वो लोगों की 25 साल के बाद वाली जो आबादी है उनकी जो है ना, वो लोगों को अगर देखा गया तो 25 साल की उम्र के बाद का जो नौजवान है वो अपने 25 जो साल गुजार चुका है उसमें कितने साल उसने मदरसे में गुजारे या स्कूल में गुजारे या पढ़ाई के लिए गुजारे, वो है 11 साल। 25 साल में जो है तालीमी सालों का औसत कितना है? 11 साल है, यानी तकरीबन जो नौजवान है वहाँ पर श्रीलंका में 11 साल तक कम से कम, यानी इंटरमीडिएट की सतह तक वो जो है तालीम पक्का हासिल कर रहे हैं। उसके बाद इसका जो अगर HDI में ह्यूमन इंसानी तरक्की आशारिया की रिपोर्ट में इसका दर्जा क्या है? 96वें नंबर पे है। रैंक क्या है इसका? 76 रैंक है दुनिया के 185 ममालिक में, इसका 76वां दर्जा। अब हमारे मुल्क की हम बात करेंगे भारत की, तो हमारी फीका आमदनी कितनी है? $6,353 है अमेरिकी डॉलर, यानी इसकी आधी है, तकरीबन निस्फ है, श्रीलंका की निस्फ आमदनी है हमारी। खैर आबादी हमारी ज़्यादा है, कहीं हमारा मुल्क बड़ा है, वो छोटा मुल्क है, हो सकता है वहाँ। लेकिन दूसरी चीज़ अगर देखें मुतवक्किल हयात क्या है हमारी? 68.8 साल है, यानी क्या जो एज है कितनी है? 68.8 साल। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले कम थी, अब थोड़ी बड़ी है, तो 68.8 साल है। और हमारा जो तालीमी सालों का औसत है 6 साल है, यानी सातवीं सतह तक जो बच्चे हैं वो 25 साल के जो उम्र के नौजवान हैं वो सिर्फ 6 साल गुजार रहे हैं तालीम में औसतन, तो 6 साल की गुजारा तालीम में, तो लिहाजा तालीम में थोड़ा पिछड़े हुए हैं, खवानदगी में हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ है। इस वजह से हमारा जो रैंक HDI में 132वां नंबर है, हम श्रीलंका से बहुत पीछे हैं देखा गया तो। उसके बाद हमारा पड़ोसी मुल्क है जिस पाकिस्तान, उसकी फीका आमदनी देखिए आप 5,311 अमेरिकी डॉलर है, मुतवक्किल हयात हिंदुस्तान से भी कम है वहाँ पर, और वहाँ पर तालीमी सालों का जो औसत है वो भी कम है। इस लिहाजा इसमें जो ना अगर हम HDI में देखें तो सबसे लास्ट पूरे पड़ोसी ममालिक में 149वें नंबर पर है। उसके बाद म्यांमार को देखेंगे तो यहाँ की फीका आमदनी थोड़ी ज़्यादा है पाकिस्तान से, और उससे अरसे हयात थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन तालीम में वही हाल है, यहाँ से थोड़ा 1-2 कदम आगे है पाकिस्तान से, यानी 147 नंबर 147 नंबर पर है। उसके बाद हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो यहाँ की फीका आमदनी बहुत कम है, $3,677 है, लेकिन अरसे हयात अच्छा है। आमदनी यही वजह हम जो है ये कहेंगे आमदनी कंप्लीट जो है ना ये है कि जो है ना किसी मुल्क की तरक्की का अलामत है, बल्कि दूसरे भी हैं। तो अरसे हयात कितना है? तकरीबन 72.8 साल, यानी भारत, पाकिस्तान और म्यांमार से भी ज़्यादा उम्र जो है ना यहाँ। इसका मतलब यहाँ तिब्बी सहूलियत अच्छी है, यहाँ पर जो है ना ग़िज़ा अच्छी है, लिहाजा उनकी उम्र भी अच्छी है, और जो है ना तालीमी साल 6 है। लिहाजा देखिए ये यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है देखिए बच्चों कि बांग्लादेश की फीका आमदनी कम है, लेकिन
रैंक में पाकिस्तान और म्यांमार से ज़्यादा है, 138वें मुकाम पर है। क्यों है? क्योंकि इसकी अर्ज़ हयात अच्छी है और तालीमी साल अच्छा है। आमदनी ही नहीं, ये भी देखना जरूरी है। तब ये जो हमारा रैंक क्या है बांग्लादेश का 138 हो रहा है। अब बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल की, तो उसकी और कम आमदनी है, लेकिन अर्ज़ हयात ठीक है, अच्छी है। लिहाजा अर्ज़ हयात अच्छी रहने की वजह से ये क्या है, पाकिस्तान के ऊपर है, ये 150 नंबर पे है, जबकि 148 नंबर पे है। तो ये चीज़ें में आमदनी, मुतवक्किल अर्ज़ हयात, तालीमी सालों का औसत के बाद देखा गया दर्जा क्या है। एलजीआई में देखें तो ये इससे ये बात समझ में आ रही है कि तरक्की की, किसी भी मुल्क की तरक्की के मुख्तलिफ मकासद हैं। इसलिए यहाँ पर छोटी सी जो है ना ये लिखा हूँ मैं, देखिए आप और देखें, तरक्की मुख्तलिफ मकासद का मजमुआ है। तरक्की क्या है भाई? मुख्तलिफ मकासद का मजमुआ। सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि अतफाल के अमवात की शरह में कमी होनी चाहिए, शरह खवानदगी ज़्यादा होनी चाहिए, मुतवक्किल हयात अच्छी होनी चाहिए और मदरसे में दाखिले की शरह बेहतर होनी चाहिए। तभी हम जो है ना तमाम पहलुओं पर अगर देख रहे हैं तो तभी वो मुल्क तरक्की याफ्ता या अच्छा तरक्की याफ्ता मुल्क कहला सकता है। आमदनी की मसाकिन तकसीम हो, आमदनी में जो है ना क्या कहते हैं तकसीम कोई ना हो बल्कि आमदनी की मसाले में तकसीम हो, ये भी एक अहम जो है ना ज़रूरत है किसी भी मुल्क की तरक्की में। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ें तालीम और सेहत। तालीम और सेहत पर अगर जोर ना दिया जाए तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा बच्चों ये चीज़ों को देखना, आपको समझना ज़रूरी है। एग्जाम में भी जो है ना आपको जो है ना ये पूछ सकता है, कभी भी जो है ना एलजीआई का जो है ना जदवल दिया जाता है, उसके नीचे सवाल किए जाते हैं कि भाई आपको क्या करना है। तो अब इसमें पूछते हैं कि कौन सा अच्छा मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे श्रीलंका क्योंकि बेहतर रैंक है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है कि इसमें क्या कहते हैं जदवल के अलावा यहाँ पर मुतवक्किल हयात अच्छी क्यों है। तो आप जब आपको जवाब देना होगा कि वहाँ की भी सहूलियत अच्छी है, वहाँ का ग़िज़ा का सिस्टम अच्छा है, अच्छी ग़िज़ा का है, तो वहाँ उम्र ज़्यादा है, औसत उम्र ज़्यादा है। तो आपको ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, तभी आप जो है बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो बच्चों अब आखिरी बात यह है कि मैं जो है ना मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बहुत जल्दी तेज़ी से जो है ना बात को कहा, जबकि इसको जो है ना मुकम्मल समझाने के लिए तकरीबन 1 घंटा भी कम होता है, लेकिन हम जो है 10-15 मिनट में इसको समझने की कोशिश करें। तो लिहाजा बच्चों आप एक काम करना है, आपको एक वीडियो को एक नहीं बल्कि बार बार देखना है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कहाँ पर क्या बात हुई है। इस लिहाजा इसी वजह से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो लाइव नहीं कर रहे हैं। और एक बात यह है कि आपको एक ही बात यानी तरक्की के तसव्वुरात का पहला हिस्सा आप देखेंगे तभी जो है दूसरे हिस्से को समझेंगे। अब इसके बाद हम तीसरे जो है ना सबक की तरफ नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है, घर में इसको जो है ना अमल करना है, पढ़ने की कोशिश करना है और इसके सवाल जवाब लिखना है। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़।